नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हम फिर एक बार जुड़ेंगे प्रोफेसर अहमद से और हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एजुकेशन के बारे में और उसके स्टेटस के बारे में। नाजरीन, आपको ये जानकर खुशी होगी, परवेज़ साहब हमारे साथ फिर मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आपका इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। मैं यहाँ आने से पहले मैं एक फ़ोटोग्राफ देख रहा था, कई फ़ोटोग्राफ्स देख रहा था वो स्कूल्स की जहाँ पर किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आज मौजूद नहीं है। हम इतने डेवलप्ड नेशन होने के बावजूद हमारे रूरल इंडिया में, डीप इन रूरल एरियाज़, ना वहाँ पर प्रॉपर स्कूल्स है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर करिकुलम है, ना प्रॉपर टीचिंग स्टाफ है, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें हैं। तो ऐसे माहौल में हम जो ख्वाब देखते हैं, जैसे आपने हमारे पिछले एपिसोड में बहुत सी पॉजिटिव नोट्स पे बात को ख़त्म की थी, क्या होगा इस देश का और इस देश के एजुकेशन सिस्टम का, कहाँ पर हम खड़े हैं? आपने रूरल हिंदुस्तान की बात की है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी रूरल हिंदुस्तान से है जी। जिस वक्त मैं बच्चा था उस वक्त इतने हालात बुरे नहीं थे, लेकिन अब मैं जब जाता हूँ अपने गांव में और जो मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो खंडर हो गई है, ना वहाँ पे टीचर आता है, ना वहाँ पे कोई फैसिलिटी है जैसा आपने कहा जी। इन हालात में कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं वो भी एक बड़ा रिसर्च का मौजू है। अच्छा। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या हल हो। कुछ लोगों ने अपने ज़ाती तौर से कुछ मदारिस स्कूल बना रखे हैं जी। उसमें टीचर्स लाते हैं, लेकिन वो भी अंडर पेड है, अनट्रेन है। जो भी अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों को तालीम तो दिलानी है जी। तो एक अवेयरनेस तालीम के बारे में तो है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो वेस्ट में है वो बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर से रूरल इंडिया में। और ये जो दूसरे स्कूल बनाए हैं जो जिसमें एफ्लुएंट घरानों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहता हूँ, वो खुद ही जानते हैं वो जो कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई गरीब हिंदुस्तानी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। हमारा राइट टू एजुकेशन बिल पास हो चुका है। क्या ये बिल पास होना इतना अहम है और इसके पास होने से ये जो इश्यूज़ हैं हमारे सामने उसमें सही मानों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और फंड्स उसमें पंप होंगी और जो कुछ गवर्नमेंट कह रही है वो होगा? फंड्स का सवाल नहीं है जी, और बिल का भी सवाल नहीं है जी। बिल को लेके अभी जो हंगामा आराई हुई है दिल्ली में वो सबके सामने है जी। क्या बिल पास हो जाने से काम हो जाएगा? मैं समझता ऐसा कुछ नहीं जी। वो हमारे करने से होगा, हमें खुद उसकी कोशिश करनी होगी जी। और अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके अच्छे से अच्छी तालीम अपने बच्चों को दिलानी होगी। गवर्नमेंट पे अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ख़ास काम हो जाएगा बिल से और इससे। बच्चों के की नौकरी का मामला है, उसके लिए तरह तरह के कवानीन बने, लेकिन अगर बच्चा नौकरी नहीं करे तो खाएगा क्या? बिल बनाने से, कवानीन बनाने से नहीं होता है, ये कॉन्शियस को जगाने से होगा। हमारे कॉन्शियस, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन कॉन्शियस तो चलिए हम कहते हैं कि कॉन्शियस भी जाग गया। जब तक हुकूमत वक्त उस जागने को इज़्ज़त न दे और उनको वो चीज़ें फराहम ना करे, वो कैसे पूरी होगी? बिकॉज बहुत बड़ा फंड रिक्वायर्ड है, बहुत बड़ी आउटले ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप ऑल दिस। और ये हम कह रहे हैं नियरली 75 से 80% लोगों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे देश पूरा हमारा वहीं है और बोझ वहाँ पर है। उस बोझ को हम सही कम करके एक मेन स्ट्रीम में उनको लाकर सबको बराबर से एजुकेशन सिस्टम कम से कम हम दे सकें, उसके लिए गवर्नमेंट अगर काम नहीं करेगी तो कैसे होगा? फंड का मेरे ख्याल से मसला नहीं, ये कमिटमेंट की बात है। अभी नरेगा में क्या हुआ जी, सारे फंड चले गए, चीज़ें चलेंगी, हाँ, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ जिसके बारे में तरह तरह के तबसरे हम रोज़ सुनते हैं। तो असल में जो डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, हमारी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है। घरों में, मोहल्लों में, हर जगह हमारी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है जी। हम ट्रेन नहीं उस तरह से किस तरह से सोचें। फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चों को मैंने देखा है सड़क पर चलते हुए बल्ब तोड़ देते हैं। अरे भाई कल तुम जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा, तुम ही ठोकर खाओगे।
वो परसेंटेज कम होगा मेरे ख्याल से। कम तो नहीं है, जब ऑब्जर्वेशन में आता है हम लोगों जैसे लोगों के तो होगा। किसी चीज़ को का नुकसान करते हुए, किसी चीज़ को ख़राब करते हुए हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसको अपना नहीं समझ रहे हैं। मुझको जो लगता है, हो सकता है लोग समझते हों, लेकिन मुझको जो लगता है, फॉर एग्जांपल मैं जो तक था वेस्ट में जी, आने के बाद आज तक मुझे परेशानी होती है। मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा होता है, जब तक मुझको डस्टबिन नहीं मिल जाती मैं उसको फेंकते नहीं। डिसिप्लिन जी, अभी भी उसको अक्सर हाथ में लिए परेशान हुआ, क्या कहाँ फेंकूँ। लेकिन जो मैंने गांधी जी की ज़िंदगी सीखा है जी, वो मुझको यही नज़र आता है कि अपनी चीज़ें करो, जिम्मेदारी समझो, खुद करो, डिसिप्लिन लाइफ रखो। हाँ, डिसिप्लिन लाइफ रखो। तो वो उस तरह के मैसेजेस जो हैं वो प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं। प्रोफेसर परवेज़ अहमद साहब, मैं आपसे इस बात से जुड़ना चाहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, राइट फ्रॉम प्राइमरी टू पीएचडी रिसर्च तक, लोग बहुत दानिशमंद लोग हिंदुस्तान के, इवन पीपल हु आर इन पावर इन एजुकेशन सिस्टम, हु आर रनिंग दिस एजुकेशनल इकोनॉमी, व्हाट दे फील इज़, वो लोग ये समझते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को एक रिवोल्यूशन की सख्त ज़रूरत है, एक टोटल चेंज की ज़रूरत है। हम अभी भी वही चॉक पीस, ब्लैक बोर्ड, तख्ती और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ही पैथेटिक कंडीशन में हम अपनी एजुकेशन को रेंडर करना चाह रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है। मैं इस बात को एक छोटा सा ब्रेक लूँगा प्रोफेसर परवेज़ अहमद साहब और लौट कर आऊँगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आएंगे इस बात को और इस दिलचस्प डिस्कशन को जारी रखेंगे। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कितना कारगर है, और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर परवेज़ अहमद साहब। कैसे रेवोल्यूशन आएगा, या ज़रूरी है रेवोल्यूशन या नहीं है? नहीं, रेवोल्यूशन तो ज़रूरी है जी, और ये कि चेंज तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जहाँ तक तालीम का सवाल है हिंदुस्तान की, उसमें जो आप चाहते हैं उसको मेजर करना, मेजर करना, नापना, मेजर। हमारे यहाँ तालीम से क्या हासिल हुआ उसका मेजरमेंट ही डिफाइन नहीं है। हम कोई कोर्स पढ़ाते हैं तो उस कोर्स के पढ़ने के बाद लड़के को क्या बनना चाहिए और फिर वो बना कि नहीं बना। मैं मिसाल के तौर पे एक बात पेश करूँगा आपके सामने। हमारे यहाँ जो बैचलर्स के प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है, हम उसका करिकुलम बना देते हैं, कहीं वेस्ट से पकड़ लेते हैं, कहीं यहाँ से पकड़ लेते हैं, मैंने जो देखा है, और उसके बाद हम पढ़ा देते हैं। जी, यहाँ पर मैंने ये देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया है तो ये बच्चा बना क्या। इनके पास बहुत मुश्किल से हो सकता है कहीं हो, कोई ऐसा डेटा नहीं है कि अगर मैंने इस बच्चे को पढ़ा दिया है तो इसको 3 महीने के अंदर नौकरी मिल जानी चाहिए, 1 साल के अंदर इसे सुपरवाइज़र हो जाना चाहिए, 5 साल के अंदर इसे मैनेजर हो जाना चाहिए। नो आउटले, कुछ भी नहीं मालूम इनको, मतलब अब बन जाना चाहिए, या आज से 10 साल के बाद ही शुड बी कमांडिंग पोजीशन। तो ये मेजरमेंट कहाँ है? नहीं है, हमारे पास डेटा ही नहीं। जी। तो हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे एजुकेशनिस्ट, इस बात पे मैं कहीं नज़र ही नहीं आ रहा मुझको, जबकि वेस्ट के अंदर सिस्टम पूरा डिफाइन कर रखा है। उसका सबसे पहला जो शुरू होता है किसी तालीमी अदारे का, देखें आप, फाउंडेशन नहीं, जो शुरू करते हैं वो तो सबसे पहले अपना विजन डिफाइन करते हैं कि करना क्या है। विजन नहीं, विजन डिफाइन करते हैं। वो विजन का स्टेटमेंट होता है इस तरह का, वी एस्पायर टू बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक दिस गोल, यस, अचीवमेंट, वी एस्पायर टू बी लाइक कोई एंड पैशन। जी, उसमें कोई बुराई नहीं है एस्पायर करने में। आप एस्पायर, जब आप एस्पायर कर रहे हो कि आई वांट टू बी द बेस्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इन दिस रीजन, जब वो आपने तय कर लिया तो आपको फिर उसके मेजरमेंट के तरीके भी आ जाते हैं। एक बेंचमार्क मिलेगा। तो वो बेंचमार्क क्या है, वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहाँ हैं, उनका डेटा कहाँ है, उसकी एनालिसिस कहाँ है, वो मुझे नज़र नहीं। ये तो आप जो बातें बता रहे हैं डॉक्टर परवेज़, ये बहुत ही तशवीशनाक है। वो मुझको यही नज़र आ रहा है। अब आपने पीएचडी लेवल का, अभी मैंने खुद आरटीआई में, नाम नहीं लूँगा इदारे का, वहाँ से निकाला कि डिपार्टमेंट कोई और है,
उसकी पीएचडी डिग्री कुछ और अवार्ड कर दी उन्होंने। मतलब इंग्लिश लिटरेचर की डिपार्टमेंट में हाँ। आप जो आईटी की डिग्री दे रहे हैं जी, ऐसी बात है? ऐसे ही हो गया, दे दी। अब ये भूल जाते हैं कि हर फील्ड का बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जी। उर्दू का अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है, इंग्लिश का अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है, केमिस्ट्री का अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैथमेटिक्स का अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इन सब के बॉडी ऑफ नॉलेज इंटरनेशनल बॉडीज़ ने बैठ के बनाए हैं। अच्छा। और वो बाकायदा वेल डिफाइन है। आपका करिकुलम उसी मॉडल होना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, जिसके जी में आए पढ़ा दिया, चला गया। तो कोर्स के ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता किसी को। हमको जो पढ़ाया गया है जी, मुझको खुद, हाँ। उसके अंदर कभी टीचर ने बताया कि ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। आपकी खुद की जिद्दत और आपके खुद यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं समझ में आया, तो कनाडा जाके ही समझे? कनाडा जाके मेरी समझ में आया जब उन्होंने पढ़ाया अच्छा। कि इस कोर्स के बाद मुझे क्या आना चाहिए। तो मैंने खुद असेस किया कि मुझे आया कि नहीं आया। जब नहीं आया तो मैंने इंटरेक्ट किया, मुझे गाइड किया गया जी। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि लर्निंग प्रोसेस है क्या जो है रूरल एरिया में इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना उनको जो है एस्पिरेशन उन लोगों में होगा कि हम जो है पढ़ के तरक्की करेंगे। वो तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, वहाँ पे जो है छोटे छोटे उनके रिक्वायरमेंट्स, नीड्स हैं। तो ये सोच के ख़िलाफ़ आज जबकि हम जैसे पिछले एपिसोड में आईटी की बात की, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन, आज उसके सामने एक टेलीविज़न बॉक्स रखा हुआ है जिस पे वो सारी दुनिया को अपनी आंखों से बहुत बखूबी देखता है। और यकीनी तौर पे चाहे वो हिंदुस्तानी हो या वो किसी और मुल्क का हो, इवन इथोपियन हो या किसी एस्किमो भी हो, तो उसका विजन से एस्पिरेशन बढ़ जाता है। वो ज़रूर चाहेगा कि वो जो तरक्की की चीज़ें वो टीवी के ज़रिए उस स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं उसका हिस्सा वो भी बने। तो उसके अंदर आपको नहीं लगता कि उसके अंदर एक जो है लावा रहेगा कि मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इस किस्म की जो सोच पनप रही है हमारे लोगों में, कंस्ट्रक्टिव है। वो चाहता है कि एक हिंदुस्तानी हो, मुझे बराबर का हक़ मिलना चाहिए, बराबर का सलूक होना चाहिए। तो क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट तो निकल चुका है जी। क्या निकल गया रिज़ल्ट? वो ये है कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जी। कनाडा में मैं किसी के यहाँ बैठा हुआ था जी। वहाँ पे एक गुफ्तगू हो रही थी। वो लोग बहुत ज़माने से वहीं मुकीम हैं जी। तो अपने बच्चे की इंटेलिजेंस बता रहे थे जी। कि मेरा बच्चा हाँ। पायलटिंग का कोर्स लेने गया। हाँ। तो पायलट से उसने सवाल पूछा जी। केबिन का प्रेशर क्या है, हाँ। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सवालात पूछे। तो मैंने इसी एहसास के तहत जो आपको जिसका जिक्र आपने किया है जी। मैंने कहा कि मेरे गांव का बच्चा भी, हाँ। उसको भी उतनी क्यूरियोसिटी है। जी बिल्कुल। जब वो बैठता है हाँ। अपनी माँ के पास और तवे पर रोटी को फूलते देखता है, उसके भी सवालात ऐसे ही होते हैं कि तवा गर्म क्यों है, रोटी फूली क्यों है। तो फिनोमेना वही है, इंटेलिजेंस वही है। अब ये है कि अब आप शहर में आ गए हैं, आप उसे मौका नहीं देना चाहते हैं, तो ये आपकी जाती है। परवेज़ अहमद साहब, मैं यहाँ पे फिर एक बार, क्योंकि वक्त का तकाजा है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आएंगे इस ब्रेक के बाद। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब, कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि सारे हिंदुस्तानियों को एक नज़र से देखा जाए, उनमें जो है मसावत की तालीम दी जाए और उनके लिए सारे वो दरवाज़े खोले जाएं जो एक दौलतमंद इंसान के लिए भी खुला है और एक गरीब के लिए भी खुला है। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ। इसके बगैर काम नहीं चलने का। सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा और फिर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन थोड़े हमें एटीट्यूड भी बदलना होगा। आज के हिंदुस्तान को जो फेयरली डेवलप्ड है और इसके एस्पिरेशंस एंड विजन ब्रॉड है, हमने बहुत की बातें, अच्छी बातें तो यही है कि देयर इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट विच हैज़ हैपेंड। तो अब कोई देखता है बाहर से, तो क्या हिंदुस्तान को डेवलप्ड मानने का पैमाना होगा? किस तरीके से गेज किया जाएगा कि हिंदुस्तान डेवलप्ड है? ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है जी मेरी समझ में नहीं आता। हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारे यहाँ सबको रोटी, सबको मकान, सबको तालीम, ये सब चीज़ें जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम डेवलप। हम नहीं चाहते कोई हमें देख के कहे। अंग्रेज़ बहादुर ने हमारी इतनी इमेज ख़राब कर रखी है बाहर जी कि अभी जब मैं 70s में पीएचडी के लिए गया तो मक्गिल यूनिवर्सिटी में, यूके में, मैं कनाडा में वहाँ पर एक खातून ने मुझसे माचिस मांगा। अच्छा। सिगरेट पीता था उस वक्त, तो मैंने उनको माचिस दे दिया।
उसके बाद सिगरेट जलाते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोग पेड़ों पर रहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। कहने बहुत मुश्किल है। मैंने कोई मुश्किल नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा उसके साथ एक लिफ्ट ग्रो होती है हर पेड़ के साथ, हम उससे बैठ के आते जाते हैं। तो ये तस्वुर दे रखा है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई बाहर से चाहे दूरबीन लगा कर देखे या अपनी बैन हैंड आई से देखे, तो वो ये नहीं देखना चाहेगा कि कितना एजुकेशन हमारे पास है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोगों को हेल्थ की पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कितने लोगों को हम जॉब देने में कामयाब हैं। हमारे ही लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी, ये हम दे सक रहे हैं। हम अपने डेवलपमेंट में दूसरे की मोहर क्यों चाहते हैं? मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर ये डेवलप होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, जी, एनालाइज करें, जी, क्रिटिसाइज करें, जी, डेवलप करें, जी। तो हम खुद ही उसके बहुत बड़े जज होंगे, जी। हमको खुद ही पता लग जाएगा हम कहाँ हैं, जी। हमें इसकी क्या ज़रूरत कोई बाहर से हमें देखें। तो जो आप कह रहे हैं सोच बदलनी है, तो सोच ये बदलनी है कि हमें यहाँ बदलना है। हमारा जो एपिसोड चल रहा है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन से हम इकोनॉमिक लिबर्टी और जस्टिस को किस तरीके से हिंदुस्तान के हर फर्द तक पहुंचाने में कामयाब हो। ये एक सिंपल सी बात है और जो कि आप बिल्कुल अलग है। एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जी। एक ग्लोबल वर्ल्ड है और ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जी कहीं से आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है जी। You have to fight for your right. You have to develop yourself. But reservation has come because of reservation ages of discrimination. No. And reservation, this is the reality of India. इंडिया की रियलिटी यह है कि 5000 साल की डिस्क्रिमिनेशन, तो अब वो तो है ही है, हिस्ट्री है हमारी। उसमें रिजर्वेशन डाल देंगे जी, और जो प्रोसेस में काम करना है उसमें रिजर्वेशन का आदमी आ जाएगा तो सिस्टम को तो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा वो। तो जिससे हो के उसको मदद करनी है वही सिस्टम ही खराब हो गया। मैं इसको यूँ देखता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी, इंटरनेशनल सिनेरियो में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यू शुड फाइट फॉर इक्वल, क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटी, गिव अदर्स अपॉर्चुनिटी रादर देन रिजर्वेशन। आर वी रेडी फॉर डूइंग दैट एज एन इंडियन, एज ए नेशन? सो हाउ, व्हाट शुड करना चाहिए? सेइंग वी शुड डू इट। क्या करना चाहिए? पहला स्टेप या दूसरा स्टेप? हम बदलेंगे, देश बदलेगा। तो बदलो खुद को। तो कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अपना काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? हमको खुद बदलना है ना जी। हम बदलेंगे, देश बदलेगा, गवर्नमेंट बदलेगी जी, सब बदल जाएगा। ये तो हमें बदलना है ना। एक पॉपुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिजर्वेशन की बात छेड़ दिए, तो डिस्क्रिमिनेशन से ही रिजर्वेशन आया जी, एक बात है। और एक डिस्क्रिमिनेशन ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट आज 18-19% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज का है, उनका डिस्क्रिमिनेशन अगर है तो वो कैसे सही होगा? समझ गया। आपके पिछले किसी एपिसोड में हमारे दोस्त अख्तर वासे थे, वो जो पढ़ते थे उस जमाने में तकरीर के दौरान कहते थे, ये तो तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए हो ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आप घबरा कर रहे हो? नहीं, घबरा नहीं रहे, तो लेकिन खत्म बात। क्या होना चाहिए? फाइट आप अपने को डेवलप करो, उस लेवल पे ले आओ, एजुकेट और इथिक्स और मॉरल एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग एंड बी नाइस एंड बी कर्टशियस, अंडरस्टैंड? ये सब कैरेक्टरिस्टिक जब आप डेवलप कर लोगे तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। एक ये सोच भी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर सही मानों में बदलाव आएगा तो वो हमारे पास ज़्यादा प्राइमरी स्कूल, बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल्स होने चाहिए, इंटरमीडिएट के स्कूल्स होने, ग्रेजुएशन। वी नीड यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च एंड वी नीड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज़ अ बिग गैप। वो काम कहाँ तक शुरू हुआ है या शुरू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा है? आप मुझे एक कंक्लूड करते हुए हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए एजुकेशन की किस तरीके से आगे हमारे पास होगा और अगर नहीं कर सकेंगे तो क्या तकलीफ होगी, बोलकर हम इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म। प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम दोनों ही हम देख रहे हैं जी। प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं जी। एक होता है इन्वेस्टर जी, और दूसरा होता है टीचर, और तीसरा होता है स्टूडेंट जी। एक भी फेल होगा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर उसको कंट्रोल वे में चलाया जाए, इंटीग्रेट करें, नहीं कंट्रोल वे में चलाया जाए, इथिकली चलाया जाए, तो उससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट का मैंने देखा है, उसके अंदर सिर्फ स्टेक होल्डर स्टूडेंट है, टीचर गायब,
और सपोर्टर्स गायब, लाइक इन्वेस्टर विद गवर्नमेंट। ना वहाँ स्कूल है जैसा आप कह रहे हैं, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सब गायब है, तो अपना रोल ही प्ले नहीं करना। टीचर स्टूडेंट सफ़र करता है। ये पहली बार हो रहा है परवेज साहब क्या कि मैं ऐसे सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम जो है पॉजिटिव दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव निकालें रिजल्ट, लेकिन निकल नहीं रहा। अनफॉर्चुनेट है दिस इज नाजरीन, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें ये जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमको और सारे एजेंसीज को, NGOs को। हमारे पास सबसे अहम ज़रूरत है कि हम एजुकेट करें अपने लोगों को और उसी के ज़रिए से हमारे अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए और उसी में बराबरी का जो है रुतबा मिले और हमारी सारे हिंदुस्तान के लोगों में एक मसावत की लहर चले। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। हम बदलेंगे देश बदलेगा। नाजरीन, आई लीव यू हियर। आप सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खबरनामा पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऊर्जा विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित गुजरी खलास। आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। साबिक अफगान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी बम धमाके में हलाक। काबुल में रब्बानी के घर पर हुआ हमला। मुल्क में आए जलजले में मरने वालों की तादाद पहुंची 80 के करीब। सिक्किम में चट्टानें